नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज। इस पूरी सीरीज में हम आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी एमसीक्यूज को यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले क्लास 6 हिस्ट्री को हम कवर कर रहे थे। अभी तक हमने क्लास 6 के हिस्ट्री के 4 पार्ट्स में 121 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री की ये 5वीं वीडियो होगी और आखिरी वीडियो होगी। इस वीडियो के बाद आप क्लास 6 के सभी हिस्ट्री के कवर कर जाएंगे एमसीक्यूज को। इन सभी क्वेश्चंस को हमने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर कवर किया है। कई सारे नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से देखने को मिले जो कि क्लास 6 के थे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत स्टेटमेंट आपने बताना है। चलिए देखते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए फेमस था। यह आपका सही स्टेटमेंट है। जो साउथ इंडिया था संगम काल में मसाले के लिए, सोना के लिए, काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए फेमस था। दूसरा, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना कहा जाता था। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। जो व्यापारी होते थे उस समय के संगम काल के, वो सड़क मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों का इस्तेमाल करते थे इन सारे सामानों को भारत से रोमन साम्राज्य में ले जाने के लिए। बाद में आप जानते हैं जो सड़क वाला मार्ग था, यानी कि जो फेमस मार्ग था, वहां पर अरबों का आक्रमण हो जाता है। अरब वहां पर अधिकार कर लेते हैं और बाद में फिर इनको समुद्री मार्ग की दोबारा खोज करनी होती है। ऑप्शन सी यहां पर आपका गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ समुद्री मार्ग का इस्तेमाल नहीं होता था, दोनों मार्गों का इस्तेमाल होता था। चौथा, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इस प्रकार आपके कॉन्सेप्ट भी मजबूत करते हुए चलते हैं कि किस चीज को वहां पर क्या कहा जाता था, किस चीज के लिए कौन सी जगह फेमस थी, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है, संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, जो ये मुवेंदार है, यह एक तमिल भाषा का शब्द है और इसका हमें उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है और इस शब्द का अर्थ होता है तीन मुख्य। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आप जानते हैं संगम काल 3 राजवंशों से संबंधित है। इसमें आपके आते हैं चोल, इसके अलावा आपके आते हैं चेर और आते हैं आपके पांड्या नरेश। इन्हीं तीनों परिवारों को बोला जाता है मूवेंदर, 3 मुख्य। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चोल, चेर और पांड्य शासकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए सही स्टेटमेंट को यहां पर देखते हैं। पहला, पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। तो ये वाला आपका सही है। ये लोग नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। जो आपका पुहार है कि जो चोल थे, इनका महत्वपूर्ण एक बंदरगाह था, जबकि मदुरै पांड्य नरेशों की राजधानी थी। तो इनके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और जो संगम काल के वंश थे, ये नियमित टैक्स नहीं लेते थे, ये उपहार की मांग करते थे। इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा संगम काल में क्या उपहार लिए जाते थे या नियमित टैक्स लिया जाता था? आप कहेंगे उपहार। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? तो दक्षिणापथ के स्वामी ये कहे जाते हैं सातवाहन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सातवाहनों की बात करें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला वंश भी किसको कहा जाता है? सातवाहनों को कहा जाता है। ठीक है। इन दोनों के मध्य की कड़ी किसको कहते हैं? सातवाहनों को। और दक्षिणापथ के स्वामी यानी दक्षिण को जाने वाले मार्ग के स्वामी भी कौन है? सातवाहन है। ठीक है। नेक्स्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ था? तो देखिए, रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले चाइना में विकसित हुई थी। चाहे आपसे रेशम पूछे, चाहे आपसे कागज पूछे, सबसे पहले कहां बने थे? ये सब चाइना में बने थे। ठीक है। कथन दिया है, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण चाहते थे।
कारण है रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क, तोहफे प्राप्त होते थे। तो दोनों यहां पर आपके स्टेटमेंट सही हैं और ये स्पष्टीकरण भी सही है, यानी जो कारण दिया है वो सही है। इसीलिए सबके सब कब्जा करना चाहते थे, जो रेशम मार्ग था उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे अपना, ताकि जो भी यहां से व्यापारी जाएं, क्योंकि रेशम बहुत मुश्किल से बनता था, बहुत महंगा होता था। जिस मार्ग से रेशम को ले जाया जाता था व्यापार के लिए उसे रेशम मार्ग कहते थे। तो जो आसपास के राजा थे वो कोशिश करते थे इस रेशम मार्ग पर अधिकार कर लें, ताकि जो भी व्यापारी यहां से जाए उससे वो टैक्स ले लें, शुल्क ले लें और गिफ्ट यहां पर ले सके। पहला वाला आपका सही है। नेक्स्ट है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो महात्मा बुद्ध की जीवनी है बुद्ध चरित और इसको लिखा है अश्वघोष ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए परिवर्तनों के संदर्भ में सही कथन बताइए। देखिए, कनिष्क के काल में, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और आगे हमने जिस रेशम मार्ग की बात करी उस रेशम मार्ग पर बड़े समय तक नियंत्रण रखा था कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति होती है और वहां पर बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ जाता है, महायान शाखा और हीनयान शाखा। महायान शाखा में कौन कौन से कथन हैं, चलिए देखते हैं। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। दूसरा, बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। देखिए, बोधिसत्व क्या होते थे? बोधिसत्व उनको कहा जाता था जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती थी और उसके बाद वो एकांतवास में ध्यान करते थे, साधना करते थे। लेकिन जब महायान शाखा का विकास हो गया तो जो बोधिसत्व होते थे ये लोगों को शिक्षा देने लगे और संन्यास लेने की जगह ये संसार में ही रहने लगे, लोगों को शिक्षा यहाँ पर देने लगे और इनकी फिर पूजा यहाँ पर होने लगी। इतने ज्यादा ये लोकप्रिय हो गए। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो कनिष्क था वो इसी महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो इन सब देशों में फैला था बौद्ध धर्म, सही है। दूसरा, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो बौद्ध धर्म के आरंभिक रूप को क्या कहते हैं? थेरवाद कहते हैं। और इन देशों में जो बौद्ध धर्म गया वो यही थेरवाद गया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो चलिए इनको लगाते हैं, कौन किस क्रम में भारत आया था। तो सबसे पहले आता है फाहियान, फिर आता है ह्वेनसांग और फिर आता है इत्सिंग। जो फाहियान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया और ह्वेनसांग के 50 साल के बाद इत्सिंग भारत आया था। इनका क्रम लगाने को अलग अलग पेपरों में बहुत बार आया है और ये क्वेश्चन आपके क्लास 6 का क्वेश्चन है। विष्णु भगवान के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई है? तो ये हमें मध्य प्रदेश से मिली है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भक्ति परंपरा के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला, भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई थी। पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। जो देवी देवताओं की पूजा का चलन है वो मौर्योत्तर काल के बाद ही शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि मौर्य काल में तो बौद्ध धर्म अपने पीक पर पहुंच गया था, अशोक खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। बाद में जो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, उसकी हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग और मगध के ऊपर एक ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है। और मौर्योत्तर काल के बाद ही जो पूजा का चलन था देवी देवताओं का वो शुरू हुआ। तो भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई, ये सही है। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में करी गई है। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। भक्ति मार्ग की चर्चा जो भगवत गीता है इसमें भी करी गई है। भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो भक्ति मार्गी लोग थे वे पूजा पाठ दिखावे के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते थे, इसके बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर ये ध्यान देते थे। ठीक है, तो पहला वाला जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है।
भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये वाला भी सही है, सिर्फ तीसरा वाला आपका गलत है। कथन केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है और कारण दिया है केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी होगा। ठीक है, जो केरल के ईसाई हैं इनको सीरियाई ईसाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो यहीं से केरल में आए थे, पश्चिम एशिया से आए थे। ये ईसाइयों के सबसे पुराने ईसाई माने जाते हैं। ठीक है, विश्व के जो सबसे पुराने ईसाई हैं वो इन्हीं सीरियाई ईसाइयों को माना जाता है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो जो अशोक का अभिलेख है आपका इलाहाबाद लेख, ये हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है क्योंकि इसी स्तंभ लेख के ऊपर हमें एक प्रशस्ति लेख मिलता है, यानी प्रशंसा का लेख मिलता है जो कि समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है और इसको लिखा है हरिसेन ने, जो कि इसका दरबारी कवि था। तो क्वेश्चन आता है प्रयाग प्रशस्ति लेख किसका है? तो वो समुद्रगुप्त का है। किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। इस प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा करी गई है, इसके जीतों का वर्णन इसमें किया गया है, भगवान के बराबर इसको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला दिया। दूसरा, उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला दिया। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। इन 12 शासकों ने बाद में समुद्रगुप्त से पराजित होकर उसके आगे समर्पण कर दिया, जिससे समुद्रगुप्त ने इनको वापस इनका साम्राज्य लौटा दिया था। तो सेकंड वाला गलत है। ठीक है, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। सही आंसर है। बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करी और अपनी पुत्रियों का विवाह उसके साथ किया। ये वाला भी आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी गई थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि ये धारण करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन यहाँ पर जो पहला और दूसरा यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो चंद्रगुप्त प्रथम है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, इसने और इसके पुत्र समुद्रगुप्त दोनों ने यहां पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। शक विजेता निम्न में से किसे कहा जाता है? हाल ही में ये क्वेश्चन पेपर में आया था, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि शकारी किसे कहा गया है। शकारी यानी शक विजेता, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ऑप्शन बी 6th क्लास का क्वेश्चन था। कालिदास निम्न में से किसके दरबार में थे? तो कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? हमने ऊपर देखा ह्वेनसांग आया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर, कई बार नदी तट पूछी जाती है कि कौन सी नदी के तट पर हराया था, तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। नेक्स्ट है कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम ये किसकी राजधानी है? ये आपके पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शन सी। पल्लवों से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं आपके, कांचीपुरम है और एक आपका महाबलीपुरम है। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो चालुक्य नरेशों की बात करें, इनकी राजधानी ऐहोल में थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चालुक्य नरेश थे इनका जो राज्य था कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के मध्य में स्थित था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। और इस क्षेत्र को, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को रायचूर जो दोआब है वो कहा जाता है। रायचूर दोआब किस नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं? कृष्णा और तुंगभद्रा।
ये राजधानी थी चालुक्यों की। बाद में पुलकेशिन प्रथम राजा बनता है और वो राजधानी ले जाता है वातापी पे, और इसीलिए इनको वातापी के चालुक्य कहते हैं, और इसी का उत्तराधिकारी आता है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी थे? तो रवि कीर्ति की बात करें, ये आपके पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। जो पल्लव वंश था और जो आपके चालुक्य वंश था, लगातार आपस में लड़ते रहते थे। जो नरसिंह वर्मन प्रथम आएगा पल्लव राजा, और इधर से आएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय, तो इस पुलकेशिन द्वितीय को मारता है यही नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये दोनों लगातार लड़ते थे, आपका सही है। ठीक है, पल्लवों और चालुक्यों को क्रमशः चोलों और राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। तो ये दोनों लगातार लड़ते रहते थे, अंततः चोलों ने पल्लवों को और राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को खत्म कर दिया। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते थे, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दक्षिण भारत में जो पूर्व मध्यकालीन प्रशासन है उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पद होते थे जो अनुवांशिक होते थे, जैसे जो हरिसेन थे, इनके पिता महादंड नायक थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो हरिसेन को महादंड नायक बना दिया गया, तो अनुवांशिक पद था। ठीक है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। अब कितना छोटा सा लाइन है, कितनी छोटी सी लाइन है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर नहीं होते थे, गांव होते थे। तो सेकंड वाला तो आपका गलत है। ठीक है, तीसरा, कभी कभी एक ही व्यक्ति को कई पदों पर कार्य करता था, तो ये वाला भी आपका सही है। जो हरिसेन है उसे महादंड नायक भी बनाया गया, उसे संधि विग्रहक भी बनाया गया, कुमार आमत्य भी बनाया गया। तो ये सारे पद किसके पास थे? हरिसेन के पास थे। तो पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में सही कथन क्या है? चलिए देखें। इनकी अपनी सेना होती थी, आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। सामंतों के बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला वाला तो आपका सही है। जो सामंत होते थे राजा के अधीन, इनकी अपनी सेना होती थी, और जब मेन राजा को जरूरत होती थी ये मदद करते थे। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, ये वाला भी आपका सही है। सामंतों को कोई विशेष भूखंड दे दिया जाता था जहां पर ये टैक्स वसूली का काम करते थे। ठीक है, तो कोई विशेष वेतन इनको नहीं देते थे। जहां शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे, ये वाला भी आपका सही है। सामंत जो होते थे कोशिश करते थे, जैसे अगर हम परफेक्ट एग्जाम्पल लेकर देखें, बंगाल की बात करते हैं। बंगाल मुगलों के अधिकार में था। बंगाल में मुगलों ने अपने सामंतों को नियुक्त किया था। जैसे ही केंद्र में मुगल कमजोर हुए, बंगाल स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो सामंतों को लेकर 3 स्टेटमेंट मिले। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं कि बताइए सामंतों से रिलेटेड कथन। तो इनके पास सेना अपनी होती थी, वेतन इनको नहीं दिया जाता था, और ये अपने आप को आज़ाद करने का प्रयास करते थे। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं। तो दक्षिण भारत में जो स्थानीय सभाएं हमें देखने को मिलती हैं, पहली है सभा, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था, तो ये वाला तो सही है। जो सभा होती थी ब्राह्मण भूस्वामी इसमें शामिल होते थे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को क्या कहते थे? सभा, उर या नगरम? तो सभा कहते थे। दूसरा उर क्या ग्राम सभा होती थी? तो ये वाला भी आपका सही है। जिन क्षेत्रों में ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे वहां पर जो सामान्य लोग थे उनका एक संगठन होता था जिसे उर कहते थे, वहां की एक तरीके से ये ग्राम सभा होती थी। ठीक है, तीसरा है नगरम। नगरम क्या शिल्पकारों का संगठन था? तो ये गलत हो जाएगा। नगरम जो था ये व्यापारियों का संगठन था। ठीक है, शिल्पकारों का नहीं था। तो ऑप्शन जो तीसरा वाला आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, इसको पहला और दूसरा करना, यहां पर ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना ये करी थी कालिदास ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास के नाटकों के विशेषताओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? चलिए अब इसके नाटकों के बारे में बताना है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए फेमस है, तो पहला वाला तो आपका सही है। दूसरा, कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को
प्राकृत बोलते बताया गया है, जबकि अन्य लोग और महिलाओं को संस्कृत बोलते दिखाया गया है। ये वाला कथन आपका गलत है। जो ब्राह्मण और राजा हैं इनको संस्कृत बोलते दिखाया गया है कालिदास के नाटकों में, और जो बाकी के लोग होते थे उनको प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन आपका यहां पर क्लियर हो गया। क्वेश्चन आएगा कालिदास के नाटकों में ब्राह्मण और राजाओं को कौन सी भाषा बोलते दिखाया है, तब आप कहेंगे संस्कृत, और अन्य लोगों को तब आप कहेंगे प्राकृत। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत है, केवल पहला वाला सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इस्लाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए देखें। पहला, पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत करी। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। अपनी उत्पत्ति के 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया, ये भी आपका सही है। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने मेहरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो देखिए, मेहरौली का लौह स्तंभ 1500 साल पहले इसे बनाया गया था। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में यह लगा हुआ है। तो कहां हो जाएगा लोकेशन? दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्तूपों के बारे में आपने गलत कथन बताना है। चलिए देखें। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, तो सही हो जाएगा। स्तूपों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तूपों का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, ठीक है। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध या जो उनके अनुयायी हैं, उनके शरीर के अवशेषों को किसी चीज में बंद करके, किसी डिब्बे में बंद करके रख दिया जाता है, फिर उन्हीं के ऊपर स्तूपों का निर्माण किया जाता था। स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता था। तो ये वाला आपका गलत है, पहला वाला तो सही है। जो ये धातु मंजूषा होता था, ये वही डिब्बा होता था जिसमें उनके अवशेषों को रखा जाता था। तो ये सजावट के लिए नहीं होता था, ठीक है। इसी पर स्तूप बनता था बेसिकली। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पत्र कहलाता था। तो ये सही है। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे, ये भी आपका सही है। केवल आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है कि वो जो डिब्बा होता था वो सजावट के लिए होता था, ये गलत है, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखें। पहला है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। तो पहला वाला आपका गलत है। हिंदू मंदिरों में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो गर्भगृह होता है, मंडप नहीं होता, ठीक है। दूसरा, मंदिरों में गर्भगृह नाम की जगह होती है जहां एक सभागार होता था और यहां पर लोग एकत्रित होते थे। तो गर्भगृह सभा नहीं होती, सभागृह मंडप होता है जहां पर लोग एकत्रित होते हैं। गर्भगृह एक मुख्य स्थान होता है मंदिर का, जहां पर जो भगवान है वो विराजमान होते हैं, वहीं पर सारी पूजा होती है, वहीं पर सारे आपके अनुष्ठान किए जाते हैं। तो सेकंड वाला आपका गलत है, पहला वाला आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि जो मंडप है ये सभागार होता है और मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है। गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। तो ये वाला आपका सही है। सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों आपके गलत हैं। पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुराणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे, सही है। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं, ये भी सही है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसे सब उन्हें सुन सकें और समझ सकें, ये वाला भी सही है। स्त्रियों और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। तो ये वाला गलत है। इनको पुराणों को सुनने की आज़ादी थी, पढ़ नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है इस प्रश्न का उत्तर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं वेद व्यास, उग्रश्रवा और लोमश। ये तीनों पुराणों के संकलन से संबंधित हैं, जबकि मंखक इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आर्यभट्ट की बात करते हैं तो ये आपके ज्योतिष भी थे, खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जीरो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए देखें।
भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नई चिन्ह का आविष्कार किया था? तो पहला वाला आपका सही है। शून्य की खोज सबसे पहले किसने करी थी? भारतीयों ने करी थी, आर्यभट्ट ने करी थी। तो जीरो के लिए नई चिन्ह का आविष्कार भी किसने किया है? भारत के गणितज्ञों ने। गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। तो ये वाला गलत हो जाएगा। जो ये भारतीयों ने शून्य की खोज करी, गिनती की एक नई पद्धति निकाली, इसको सबसे पहले अरब वालों ने अपनाया और बाद में ये यूरोप में फैला। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, ये सही है। इनको जीरो का ज्ञान ही नहीं था, ये जीरो के बिना ही गिनती करते थे। तो पहला और तीसरा सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहां हुआ था? तो आगे हमने बात करी, चाहे कागज हो चाहे रेशम हो, सबसे पहले ये आपके चाइना में हुए थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका ये सब आते हैं, यहां पर कागज आया था बगदाद की तरफ से, चाइना से नहीं आया था। सबसे पहले तो चाइना में हुआ, लेकिन भारत या उपमहाद्वीप में जो कागज आया, कागज बनाने की तकनीक आई, ये बगदाद से आई थी। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्लास 6 के, हमने सभी एमसीक्यूज को कवर कर दिया है। क्लास 6 के आपके हिस्ट्री के 161 एमसीक्यूज को हमने 5 वीडियोस के अंदर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपके हिस्ट्री के कई सारे नए कॉन्सेप्ट आपको मिले और कई सारे जो पुराने कॉन्सेप्ट थे वो आपके और ज़्यादा मजबूत हो गए और ज़्यादा क्लियर हो गए। जल्दी से आपकी जो क्लास 7th की हिस्ट्री है उसकी शुरुआत हो जाएगी और ऐसे ही करते करते, तो देखिए क्लास 6 से हमने 160 क्वेश्चन कर लिए, लगभग 161। इसी प्रकार 100-150 क्वेश्चन आपके 7th के हो जाएंगे, फिर 8th, 9th, 10th, 12th। तो आपकी पूरी हिस्ट्री एनसीईआरटी की इसी रूप में कवर हो जाएगी। इसी प्रकार जल्द ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, विज्ञान, इनकी क्लासेस को भी यहाँ पे शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।